बच्चा 466 तितली अनिरुद्ध ब्रूम ब्रूम। शिवाय की बात सुनकर पूर्वी और पेंथर हैरान हो गए। वो तो पहले ही अपने दुख से गुजर रहे थे। ये सुनकर कि वीरा और विराज को गोली लगी है, उन दोनों का दुख थोड़ा और बढ़ गया। शिवाय हाथ जोड़कर बोला, अंडस्को, तू पूर्वी के साथ अकेले रहना चाहता है ना? तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुझे ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता हूँ। वीरा, विराज का इलाज ऑस्ट्रेलिया में होगा और मुझे कोई भरोसेमंद आदमी चाहिए जो उनके पास रहे। देख, तू कहेगा तो मैं घुटनों के बल भी आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट मान ले। पेंथर कुछ बोलता उससे पहले ही पूर्वी नम आंखों से पेंथर की ओर देखकर बोली, अंडस्को, सोच क्या रहे हैं? पहले ही हमारे बुरे कर्मों की वजह से हमारी बेटियां हमसे दूर जा चुकी है। कम से कम शिवाय की बात मानकर हमें अपने कर्मों का पश्चाताप करना चाहिए। शिवाय बोला, अंडस्को, पेंथर, मैं तेरे अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। यकीन मान, उस हादसे में मेरा कोई हाथ नहीं था। पेंथर भी अब सोच रहा था कि क्या उसे शिवाय की बात माननी चाहिए, और फिर उसने थोड़ा सा स्वार्थी होकर सोचा, वो यहाँ से जाना चाहता था, रघुवंशी फैमिली से दूर जाना चाहता था, इसलिए उसने ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला ले लिया। फ्लैशबैक एंड। दिव्यांश की आंखों में पानी था। हर्षवर्धन ने अपना एक हाथ बढ़ाया और दिव्यांश के सिर को हल्का सा सहलाकर बोला, अंडस्को, पुरानी यादें याद करने से कुछ नहीं होगा, सो जाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हें ही सब कुछ याद है, मुझे भी बहुत कुछ याद है। दिव्यांश, बच्चे, कहावत है कि दुख को जितना पकड़कर बैठोगे वो तुम्हें उतना सताएगा, उसे जाने दो, पढ़कर मत बैठो। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे वीरा और विराज जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। दिव्यांश कुछ नहीं बोला। उसने अपनी आंखों के पानी को बहने से रोक लिया और करवट लेकर शिवाय के कमर पर हाथ रख लिया, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां से चिपक जाता है, बिल्कुल वैसे ही। बेशक शिवाय, दिव्यांश और हर्षवर्धन उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके थे, लेकिन उनके अंदर भी एक छोटा बच्चा था, और जब वो छोटा बच्चा रोता था, बिलखता था या परेशान होता था, तो वो तीनों मिलकर उस छोटे बच्चे को संभाल लेते थे। आज भी वैसा ही हुआ। दिव्यांश और हर्षवर्धन ने मिलकर शिवाय को संभाल लिया। ऐसा ही तब हुआ था जब हर्षवर्धन परेशान था, तब शिवाय और दिव्यांश ने अपने चाचू को संभाला था। अगली सुबह जब शिवाय की आंख खुली तो उसने खुद को दबा हुआ महसूस किया। शिवाय ने जैसे तैसे अंगड़ाई तोड़ी। वह सीलिंग की तरफ देख रहा था, फिर उसने अपने सीने की तरफ देखा जहां दिव्यांश ने हाथ और पैर दोनों रखे हुए थे। फिर उसने अपने दूसरी तरफ देखा जहां हर्षवर्धन ने अपनी बाजू शिवाय सिर के नीचे रखी हुई थी। शिवाय ने अगले ही पल आंखें छोटी की और बोला, अंडस्को, मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूँ जो ये मुझे दबाकर सो रहे हैं? हद हो गई। इतना कहकर उसने गुस्से में दिव्यांश का पैर अपने पैर से हटाकर एक तरफ किया और उसके हाथ को अपने सीने से हटाकर झटकते हुए बोला, अंडस्को, दिव्यांश, उठ, जल्दी उठ, तुझे क्या मैं नींद में दृष्टि दिखाई देता हूँ? फिर उसने अपने सिर के नीचे से हर्षवर्धन का हाथ निकाला और हर्षवर्धन को भी हल्का सा जागते हुए कहा, अंडस्को, चाचू, मैं सिंड्रेला चाची नहीं हूँ, उठो। शिवाय के जागने से हर्षवर्धन और दिव्यांश दोनों जग गए। दोनों ही बैठ गए और शिवाय को हल्के गुस्से में घूरने लगे। शिवाय उठकर बोला, अंडस्को, ऐसे क्या देख रहे हो? शर्म नहीं आती? मुझे अपनी बीवी समझकर दबा कर सो गए। और तभी हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय के गाल पर एक चांटा जड़ दिया और दिव्यांश को हंसी आ गई। शिवाय ने बच्चा सब मुंह बनाकर हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन गुस्से में बोला, अंडस्को, काल पी के क्यों आया था? शिवाय को एक ही पल में सब कुछ याद आ गया। फिर वो भी गुस्से में बोला, अंडस्को, उस साले को बताऊंगा, उस कुत्ते को छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा था मुझे मेरी छुई मुई के पास छोड़ दे, लेकिन देखो मगरमच्छ के पास छोड़कर चला गया।
हर्षवर्धन ने अब भी कुछ नहीं कहा और खींचकर एक चांटा शिवाय के दूसरे गाल पर जड़ दिया। शिवाय हैरानी से हर्षवर्धन को देख रहा था। दिव्यांश को हंसी आ गई। दिव्यांश का हंसना शिवाय से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने दिव्यांश की कमर को टेढ़ा किया और खींच के 2-4 पंच मार दिए। दिव्यांश शिवाय की शिकायत लगाता हुआ बोला, अंडरस्को चाचू देख रहे हो विनोद, कल रात हमने इसे संभाला और अब देखो इसके कितने हाथ चल रहे हैं। समझा लो चाचू अपने लाडले भतीजे को, वरना सच कहता हूँ इन हाथों में अभी भी उतनी ही जान है जितनी 20 साल पहले थी। शिवाय ने भी दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को अब एक चल आया, चल के शुक्र मना मेरी माँ का, धन्यवाद किया कर भगवान का। माँ ने तुझे बर्तन वाली से खरीदा था, एक बैग कपड़े दिए थे उसे और 4 भिगोने, तब जाकर माँ ने तुझे उस बर्तन वाली से लिया था। पता भी है वो बर्तन वाली तुझसे बंधवा मजदूरी करवाती थी। 4 दिन तक तो तूने पॉटी भी नहीं की थी। माँ ने तुझे डॉक्टर के दिखाया तब जाकर तूने कच्चे में ही पॉटी कर दी थी। इतना कहकर शिवाय बैग से उतर गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा। दिव्यांश तो आंखें फाड़े शिवाय को ही देख रहा था। मानने वाला तो दिव्यांश भी नहीं था। दिव्यांश भी अकड़ कर बोला, अंडरस्को कुत्ते मेरी तो तुझे पता है, अपनी भी तो बता दे कि तू नालियों में से एक एक सिक्का चुगता था। वो तो माँ ने तुझे नाली में हाथ डाले हुए देखा तो उन्हें तुझ पर तरस आ गया और वो तुझे घर ले आई। आज भी तेरे सिक्के गुल्लक में पड़े हुए हैं। घर लाई माँ तुझे, माँ ने तुझे खाना खाने के लिए दिया और तू उसमें भी सिक्का ढूंढने लगा। माँ ने तुझे गार्डन में मेरे साथ खेलने के लिए भेजा और तू अपनी आदत से मजबूर गार्डन में भी कूड़ा चुगकर एक थाली में डालने लगा। हे भगवान अपनी नहीं बताता, बस मेरी ही बताता रहता है। दोनों फिर से बहस करने लगे, लेकिन आज न जाने कितने दिनों बाद उन्होंने ऐसी बहस की थी। हर्षवर्धन तो दोनों को देख रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं और तभी कमरे के बाहर से हीर की आवाज आई, अंडरस्को हाँ लड़ लो, बहुत दिन हो गए ना तुम्हें, तुम दोनों लड़े नहीं हो। शर्म नहीं आती, घर में जवान बच्चे हैं, दोनों ससुर बन चुके हो, घर में 2 बहू आ चुकी है, लेकिन अब भी कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो और एक ये पीहू के डैडी तमाशा देख रहे हैं। ये नहीं कि दोनों को रोक ले। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, अंडरस्को साहिबा ये दोनों बहुत दिनों बाद ऐसे लड़े हैं, इसलिए मैं इनकी लड़ाई एंजॉय कर रहा था। हीर बोली, अंडरस्को अगर एंजॉय कर लिया हो तो फ्रेश होकर बाहर भी आ जाओ, नाश्ता लगा दिया है, ऑफिस भी जाना है। तीनों ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिवाय जाने लगा तो हर्षवर्धन ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, अंडरस्को हमने तुझसे कोई सफाई नहीं मांगी, क्योंकि जानते हैं तेरे सीने में एक दर्द है, लेकिन आर्या के बारे में सोचा है। कल रात उसने तुझे इस हालत में देखा, अब जाकर अपनी छुई मुई को समझा लेना। शिवाय ने पलटकर बेबस नजरों से हर्षवर्धन को देखा और दिव्यांश को हंसी आ गई। शिवाय फिर से पैर पटककर बोला, अंडरस्को चाचू देख लो हंस रहा है। दिव्यांश बोला, अंडरस्को अभी तो मैं हंस रहा हूँ, जब साली साहिबा तुझे सबके सामने डांटेगी तब पूरी फैमिली हंसेगी। इतना कहकर वो और जोर से हंसने लगा ताकि शिवाय अच्छे से किलिस जाए। शिवाय भी एक नज़र दिव्यांश को गुस्से में देखकर वहां से चला गया। शिवाय बाहर आया तो उसने डाइनिंग टेबल पर देखा जहां पूरी रघुवंशी फैमिली बैठी हुई थी। वंदना भी वहीं बैठी थी और आज वंदना को दृष्टि खाना खिला रही थी। शिवाय ने नोटिस किया कि वहां आर्या नहीं है। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपने कमरे की तरफ देखा और बोला, अंडरस्को आज छुई मुई नहीं छोड़ेगी, वह सबके सामने मुझे डांटे, मैं ही उसके पास चला जाता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शिवाय जब कमरे में पहुंचा तो आर्या बालकनी में खड़ी हुई गार्डन को निहार रही थी। शिवाय पीछे से गया और उसने आर्या को गले लगा लिया और तभी उसने अपने हाथ पर पानी की एक बूंद महसूस की। शिवाय ने आर्या को पलट कर देखा, आर्या की आंखों में पानी था।
शिवाय बोला, अंडरस्को, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब रोकर और परेशान मत करो। आर्या ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में एक पंच शिवाय के सीने पर मारा और बोली, अंडरस्को, जो कल रात आपने किया है ना, उसके चलते मैं भी बहुत परेशान हूँ। समझती हूँ कि पिछले कई सालों से आप सब कुछ अकेले झेल रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि नशे का सहारा ले लो। कल आपको नशे में देखकर मेरी जान निकल रही थी। मैंने कभी आपको टूटे हुए नहीं देखा, लेकिन कल ऐसा लग रहा था कि आप अंदर ही अंदर मर रहे हैं। मेरा शिवाय इतना कमजोर नहीं कि उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़े, लेकिन कल आपको सहारे की जरूरत पड़ रही थी। आप बहुत मजबूत हो और मैं अपने शिवाय को मजबूत ही देखना चाहती हूँ। कहते कहते आर्या के आंसू और बहने लगे। शिवाय ने आर्या को गले लगाया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अंडरस्को, अच्छा माफ कर दो। आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर कहा, अंडरस्को, कर दो ना माफ। छुई मुई देखो, कल रात में डैनी के पास बैठा था, बातों बातों में विराज का जिक्र हो आ गया और बस मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। बैठे बैठे 3 बियर पी ली और फिर वहां साला मिल गया। आर्या ने गुस्से में शिवाय का चेहरा देखा तो शिवाय ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को, साला ही तो लगा वो मेरा। अच्छा ठीक है, शौर्य मिल गया। बस फिर क्या था, दिल की जितनी भी थी सारी शौर्य के सामने बोल दी। आर्या ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप शिवाय के सीने से लगी हुई खड़ी रही, जिसका साफ मतलब था कि उसने अभी भी शिवाय को माफ नहीं किया। शिवाय फिर बोला, अंडरस्को, छुई मुई कर दो ना माफ। फिर उसने आर्या की दोनों बाजू पकड़कर खुद से दूर किया और बोला, अंडरस्को, अच्छा चाहे तो थप्पड़ मार लो। आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा। शिवाय ने हंसकर कहा, अंडरस्को, ऐसे क्या देख रही हो? उस दिन तुमने मुझे थप्पड़ तो मारा था। आर्या गुस्से में बोली, अंडरस्को, थप्पड़ नहीं मारा था, सिर्फ कॉलर पकड़ा था, वो भी इसीलिए क्योंकि मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आपने सबसे झूठ बोला, आपको किसी के आंसू देखकर तरस नहीं आता। पूरे घर में आंसुओं का सैलाब आया हुआ था, लेकिन आपने किसी को सच नहीं बताया। शिवाय ने शर्मिंदगी के साथ कहा, अंडरस्को, मैं सबको सच बता देता और वीरा विराज को कुछ हो जाता तो कहाँ से लाकर देता। मैं भी वीरा विराज को सबको समझा सकता हूँ, इसीलिए धीरे धीरे समझा भी रहा हूँ। जिस दिन वीरा विराज ठीक हो गए, उस दिन सबके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। और चाचू तो जानते हैं ना। अच्छा, इस बात को छोड़ो, ये एक ऐसी बात है कई साल से हमारे बीच रोज होती है। चलो मुझे माफ कर दो। आर्या कुछ नहीं बोली, एक कदम चल के शिवाय के गले लग गई। इसका साफ मतलब था कि शायद को माफ कर दिया। दूसरी तरफ अनिरुद्ध तैयार हो चुका था। आज उसे ऑफिस जाना था, नहीं जाता तो सीनियर रघुवंशी को जवाब देना मुश्किल हो जाता। अनिरुद्ध ने अवनीत को कॉल करके कहा, अंडरस्को, जीजू, मुझे आज ऑफिस जाना है। समझ नहीं आ रहा तितली को किसके भरोसे छोड़कर जाऊं। आप कुछ एडवाइस दे दो ना। अवनीत ने कहा, अंडरस्को, तुम एक काम करो, तितली को यहाँ छोड़ दो। मैं यहाँ इसके कुछ टेस्ट भी कर लूंगा और मैंने कुछ थेरेपी सर्च की है, इसकी थेरेपी भी स्टार्ट हो जाएगी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखा, जो सोफे पर बैठी हुई एक छोटे से टॉय के साथ खेल रही थी। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, जीजू छोड़ तो दूं, लेकिन क्या ये मेरे बिना रह लेगी? ये तो मुझे अकेले सोने भी नहीं देती। अवनीत ने कहा, अंडरस्को, देखो अनिरुद्ध, अगर तुम उसे अपनी आदत लगा दोगे तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होने लगेगी। उससे थोड़ा तो डिस्टेंस मेंटेन करो। उसे ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमसे दूर भी चला जाता है। और तुम कौन सा हमेशा के लिए दूर जा रहे हो? सुबह छोड़कर जाओगे, शाम को जब ऑफिस से आओगे तो लेते जाना। अनिरुद्ध को अवनीत की बात सही लग रही थी, इसलिए उसने हाँ कहकर फोन कट कर दिया। अनिरुद्ध तितली के पास आया और बोला, अंडरस्को,
चलो तितली ब्रूम 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 ब्रूम। शिवांगी खुश हो गई। उसने हल्का सा मुस्कुराकर अनिरुद्ध को देखा और फिर हाथों से इशारा करके कहा, अंडरस्को तितली अनिरुद्ध ब्रूम ब्रूम। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने तितली की बाजू पकड़ी और उसे कमरे में लेकर आया। उसने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाया और उसके बाल संवारने लगा। 467 लड़की का चक्कर नहीं है। अनिरुद्ध शिवांगी के बाल संवार रहा था और शिवांगी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो खुश थी कि आज वो बाइक पर घूमेगी। अनिरुद्ध शिवांगी के बाल संवारता हुआ बोला, अंडरस्को तितली मेरी बात सुनोगी, मेरी बात मानोगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अब वो अनिरुद्ध की बात समझने लगी थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी के बाल अच्छे से संवार दिए और फिर उसे देखा तो उसने एक सिंपल सा लोअर और शर्ट पहनी हुई थी। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को कपड़े तो ठीक है, क्या चेंज करने? अनिरुद्ध ने एक बैग लिया, उसमें शिवांगी का फेवरेट सूप और कुछ फ्रूट डाले और फिर उसे शिवांगी के कंधे पर टांगते हुए कहा, अंडरस्को अब तितली मेरे साथ जाएगी। और तभी शिवांगी ने दोनों हाथों से इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को अनिरुद्ध तितली ब्रूम ब्रूम। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ तितली अनिरुद्ध ब्रूम ब्रूम, चलो चलते हैं। फिर उसने अपना बैग उठाया और शिवांगी को लेकर फ्लैट से निकलकर पार्किंग एरिया में आ गया। अनिरुद्ध बाइक पर बैठा। फिर उसने हेलमेट पहना और एक हेलमेट शिवांगी को भी पहना दिया। फिर उसने शिवांगी को पीछे बैठने का इशारा किया। शिवांगी जैसे तैसे क्रॉस करके अनिरुद्ध की बाइक पर बैठ गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी का बैग आगे रखा और शिवांगी के दोनों हाथों को अपनी कमर पर लपेट लिया और फिर हल्का सा पलटकर बोला, अंडरस्को तितली हाथ मत हटाना, वरना ब्रूम ब्रूम से गिर जाओगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाए और अनिरुद्ध ने बाइक स्टार्ट कर दी, लेकिन बहुत आराम से और धीरे से बाइक चला रहा था, क्योंकि शिवांगी पीछे बैठी थी और शिवांगी को ठीक से बैठना भी नहीं आता था। हालांकि शिवांगी ने कसकर अनिरुद्ध को पकड़ा हुआ था, फिर भी अनिरुद्ध को लग रहा था कि कहीं वो शिवांगी को बाइक से गिरा ना दे, इसलिए वो बहुत धीरे और आराम से बाइक चला रहा था और उसका आराम से बाइक चलाना शायद शिवांगी को अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो थोड़ी देर बाद बोली, अंडरस्को अनिरुद्ध ब्रूम 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 ब्रूम। अनिरुद्ध को हेलमेट में कुछ सुनाई नहीं दिया। शिवांगी ने अपने हाथ अनिरुद्ध के कमर से हटाने चाहे तो अनिरुद्ध ने एक हाथ से उसका हाथ पकड़कर कसते हुए कहा, अंडरस्को तितली गिर जाओगी और गिर गई ना तो सीधा परलोक सिधार जाओगी, इसीलिए चुपचाप शांति से बैठी रहो। लेकिन तितली ने अपना एक हाथ झटके से खींचा और अनिरुद्ध की कमर पर मारकर कहा, अंडरस्को ब्रूम ब्रूम ब्रूम। अनिरुद्ध ने बाइक साइड में रोकी और पीछे पलटकर कहा, अंडरस्को क्या ब्रूम ब्रूम। अब बाइक पर बैठना अच्छा नहीं लग रहा। शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को कल रात तुम ही तो कह रही थी ब्रूम ब्रूम ब्रूम, और अब जब तुम्हें लेकर आया हूं तो मुंह बना रही हो, क्या हुआ? शिवांगी मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को ब्रूम, और फिर एकदम से अपने हाथ को तेजी से आगे ले जाने लगी। अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से अपने हाथों से इशारा किया और उसे तेजी से आगे ले जाने लगी। अनिरुद्ध को थोड़ी देर में समझ आया और वो बोला, अंडरस्को तुम चाहती हो कि मैं ऐसे तेज चलाऊं, हवा के जैसे? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, अंडरस्को ब्रूम ब्रूम हवा के जैसे। अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और बोला, अंडरस्को बाइक तेज चलाओ ताकि तुम्हें ज्यादा हवा लगे। शिवांगी को अनिरुद्ध की बात समझ आ रही थी और उसने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध का तो मन कर रहा था कि बाइक की टंकी में अपना सिर दे मारे। फिर उसने हेलमेट पहना और शिवांगी के दोनों हाथों को अपनी कमर पर लपेटकर बोला, अंडरस्को ढीला मत छोड़ना वरना
गिर गई ना तो मेरी गलती नहीं है, दोनों का साथ में ब्रूम ब्रूम निकल जाएगा समझी। शिवांगी को समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, बस उसने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने बाइक स्टार्ट की और इस बार थोड़ा तेज स्पीड में चलाई। बाइक जैसे ही थोड़ा तेज स्पीड में चली, शिवांगी को अच्छा लगने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना सिर अनिरुद्ध के कमर पर रख दिया। उसे आज आजादी का एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो उड़ जाएगी, उस काल कोठरी से वो निकल आई है, अब दोबारा उसमें कभी नहीं जाएगी। उसे हवा में बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसने एक पल के लिए भी आंखें नहीं खोली और तभी बाइक रुक गई। शिवांगी ने आंखें खोली। अनिरुद्ध ने उससे पलट कर कहा, अंडस्को तितली उतरो। शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को हॉस्पिटल आ गया शाम को ब्रूम ब्रूम। शिवांगी ने अब भी ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने प्यार से कहा, अंडस्को तितली रात को ब्रूम ब्रूम पक्का प्रॉमिस। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद आखिर शिवांगी बाइक से उतर गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी और अपना हेलमेट बाइक में लॉक लगाया और फिर शिवांगी का हाथ पकड़कर उसे अस्पताल के अंदर ले गया। अगले ही पल दोनों अवनीत के केबिन में खड़े हुए थे। अवनीत ने शिवांगी को देखा तो मुस्कुराने लगा। 2 ही दिन में शिवांगी में जान आने लगी थी। उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी थी, उसकी आंखों में चमक थी और ये शिवांगी के ठीक होने के लक्षण थे। अनिरुद्ध ने शिवांगी को चेयर पर बैठाया और अवनीत को देखकर हैरानी से कहा, अंडस्को इसे तो बाइक पर बैठना अच्छा लगता है। मैं बाइक धीरे चला रहा था तो मुझे जैसे तैसे इतने समझा दिया कि बाइक तेज चला। सच बता रहा हूँ जीजू, बेशक इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, लेकिन नखरे इसके अंदर लड़कियों जैसे ही हैं। कुछ और दिन मेरे साथ रही ना तो मैं तो इसके नखरे उठता उठता ही परेशान हो जाऊंगा। अनिरुद्ध की बात सुनकर अवनीत हंसने लगा और बोला, अंडस्को अरे ये तो अच्छी बात है ना कि अपने दिल की बातें तुझे बताती है। ये सुनकर अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा, जो टेबल पर रखा हुआ एक क्यूब उठाकर उसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी। ये छोटी सी बात अनिरुद्ध के दिल को छू गई कि जब अवनीत ने कहा कि वो तुझे अपने दिल की बात बताती है। अनिरुद्ध के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी, अजीब सी फीलिंग आने लगी। वो फीलिंग उसे अच्छी तो लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहा था। उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और बोला, अंडस्को अब मैं आपका पेशेंट को लेकर आ गया हूँ, अब बताओ क्या करना है। अवनीत बोला, अंडस्को करना क्या है, इसे समझाओ कि तुम इसे यहाँ छोड़कर जाओगे और इसका ट्रीटमेंट होगा। अनिरुद्ध हैरानी से अवनीत को देखकर बोला, अंडस्को यार जीजू आप खुद समझाओ ना, मैं कैसे समझाऊंगा। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन मैं इसे समझा कर परेशान हो रहा हूँ। इसके दिमाग में कोई बात जल्दी से घुसती ही नहीं, पागल कहीं की। और तभी अवनीत ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को अनिरुद्ध गुस्से पर कंट्रोल करो, ये लड़की पागल नहीं है। अनिरुद्ध को अब समझ आया कि उसने फ्लो में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो शर्मिंदगी के साथ बोला, अंडस्को सॉरी जीजू लेकिन मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ। अवनीत ने कहा, अंडस्को परेशान होने की जरूरत नहीं है, तितली बहुत जल्दी चीजें सीख रही है। तुमने खुद ही नोटिस किया होगा, 2 दिन में इसने बहुत कुछ सीख लिया। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। अवनीत बोला, अंडस्को देखो एक बात समझो, तितली पागल नहीं है, मतलब जैसे टार्जन था ना, तो क्या ये टार्जन है। अनिरुद्ध ने अवनीत की पूरी बात सुने बिना ही कहा। अवनीत ने अपनी हथेली को अपने माथे पर मार लिया और बोला, अंडस्को मेरी पूरी बात तो सुन लो। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को ओके सॉरी बताइए ना जीजू तितली टार्जन है, मतलब टार्जन जैसी है, मतलब टार्जन नहीं है लेकिन टार्जन था।
अवनीत ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध ने अपनी उंगली मुंह पर रख ली। अवनीत बोला, अंडस्को देखो, जैसे टार्जन था ना, वो जंगलों में रहता था, वहां के जानवरों की भाषा सीख गया था क्योंकि वो उसी माहौल में रहा था। ऐसा ही इस लड़की का भी है। ये जिस माहौल में रही थी उस हिसाब से इसे कुछ नहीं आता, लेकिन अब इसका एनवायरनमेंट बदल गया है। ये एक नए वातावरण में आई है तो धीरे धीरे यहाँ की चीज भी सीख रही है। और तुम्हें एक बात बताओ, इसकी लर्निंग पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएगी। बस प्रॉब्लम ये है कि ये तुम्हारे अलावा शायद ही किसी पर भरोसा करें, इसीलिए तुम्हें ही इसे समझना होगा कि तुम इसे रोज यहाँ छोड़ कर जाओगे। यहाँ इसकी थेरेपी होगी और ऑफिस से आते हुए इसे लेकर जाओगे। इसे समझाओ कि ये तुम पर विश्वास करे, समझे? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर 2 कदम चलकर तितली के पास गया। उसके पास जाकर अनिरुद्ध पंजों के बल बैठा और बोला, अंडस्को, तितली मेरी तरफ देखो। शिवांगी ने अपने हाथ में पड़ा हुआ क्यूब टेबल पर रखा और अनिरुद्ध की ओर देखने लगी। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को देखो, मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर उसने अपना बैग शिवांगी को दिखाया। शिवांगी कुछ नहीं बोली, बस हैरानी से अनिरुद्ध को देखते रही। अनिरुद्ध ने आगे कहा, अंडस्को, मुझे ऑफिस जाना है, शाम को वापस आऊंगा, उसके बाद हम दोनों घर चलेंगे, तब तक तुम जीजू के पास रुकना। शिवांगी धीरे से बोली, अंडस्को, जीजू। शिवांगी के मुंह से जीजू सुनकर अवनीत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई और अनिरुद्ध उसने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ जीजू, तुम जीजू के पास रुकना, वो तुम्हें दवाई देंगे तो खा लेना, और मैंने तुम्हारे बैग में सूप रखा है, वो भी पी लेना, फिर हम शाम को घर चलेंगे, ओके पक्का? इतना कहकर उसने हैंडशेक के लिए शिवांगी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और शिवांगी ने भी अपना हाथ अनिरुद्ध के हाथ पर रख दिया। अनिरुद्ध को खुशी हुई कि शिवांगी एक बार में ही समझ गई। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और जैसे ही जाने को हुआ उसने महसूस किया कि उसकी टी शर्ट शिवांगी ने अपनी मुट्ठी में भर ली। अनिरुद्ध ने हल्का सा पलट कर देखा तो शिवांगी ने कसकर उसकी शर्ट पकड़ी हुई थी और आंखों में पानी लिए उम्मीद भरी नजरों से अनिरुद्ध को देख रही थी। शिवांगी को ऐसे देखकर अनिरुद्ध का मन जाने का नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ता ही, उसके पास ऑप्शन भी तो नहीं था। अनिरुद्ध फिर से पंजों के बल बैठा। उसने शिवांगी के हाथों को अपने गाल पर लगाया, उसकी हथेली पर हल्का सा चूम कर कहा, अंडस्को, मैं जल्दी वापस आऊंगा, मुझे काम पर जाना होता है, फिर वहां से तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगा। शिवांगी धीरे से बोली, अंडस्को, तितली चॉकलेट। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ तितली चॉकलेट खाएगी, कल रात खाई थी ना फ्रिज में से चॉकलेट निकाल के। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, हाँ वैसे ही चॉकलेट लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें जीजू की बात माननी पड़ेगी। तितली जीजू की बात मानेगी, बोलो, तितली जीजू की बात मानेगी। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, तितली जीजू की बात मानेगी, अनिरुद्ध का वेट करेगी। अनिरुद्ध ने शिवांगी के माथे को चुमा और बोला, अंडस्को, हाँ तितली अनिरुद्ध का वेट करेगी और अनिरुद्ध जल्दी वापस आएगा, ठीक है? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू बह गया। अनिरुद्ध ने शिवांगी के आंसू पोंछा और बोला, अंडस्को, तितली देखो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी ना तो मैं तुम्हें ब्रूम ब्रूम चलानी सिखाऊंगा। ये सुनकर शिवांगी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फाइनली शिवांगी समझ गई और उसने अनिरुद्ध को वहां से जाने की इजाजत दे दी। अनिरुद्ध ने अवनीत को देखकर कहा, अंडस्को, जीजू तितली का ध्यान रखना। अवनीत ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, बेफिक्र रहो, मैं इस लिटिल गर्ल का ध्यान रखूंगा, तुम अपने ऑफिस पर ध्यान दो। अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाए और वहां से चला गया।
लेकिन उसका दिल बहुत भारी हो रहा था। उसका मन नहीं कर रहा था कि तितली को यहाँ छोड़कर चला जाए, लेकिन जानता था तितली के लिए थेरेपी जरूरी है। अनिरुद्ध सीधा रघुवंशी इंडस्ट्रीज गया। उसने पार्किंग एरिया में बाइक रोकी और फिर अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो सबसे पहले युग के केबिन में गया। उसने युग के केबिन का गेट खोला और युग ने उसे देखकर चिढ़ाकर कहा, अंडस्को, कैसी रही डेट? अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आया। वो अंदर आया। उसने अपना बैग एक साइड में रखा और चेयर पर बैठता हुआ बोला, अंडस्को, कौन सी डेट? युग ने हंसकर कहा, अंडस्को, अब इतना भोला भी मत बन। मेरी बाइक ली है तो डेट पर तो गया ही होगा। अनिरुद्ध ने भी हंसकर कहा, अंडस्को, मैंने बाइक मांगी क्योंकि मुझे सच में बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैं किसी के साथ डेट पर नहीं गया। युग ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, मतलब किसी लड़की का चक्कर नहीं है? अनिरुद्ध ने नाम एक गार्डन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं भाई, सच में किसी लड़की का चक्कर नहीं है। युग ने कहा, अंडस्को, तो फिर जिंदगी में पहली बार तूने मुझसे बाइक मांगकर अपनी खुददारी को ठेस क्यों पहुंचा दी? इस पर अनिरुद्ध हंसने लगा और बोला, अंडस्को, सच में बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मांगी। वैसे तुमने ये बाइक कितने की ली? मुझे भी एक ऐसे ही बाइक चाहिए। युग कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से शिवाय ने कहा, अंडस्को, तुम अपने अंकल से कह कर तो देखो, मैं बाइक किया तुम्हें हेलीकॉप्टर दिला दूंगा। 468 छुरी कांटा। शिवाय की बात सुनकर अनिरुद्ध ने पलटकर शिवाय को देखा और मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, अरे नहीं अंकल, वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे बाइक की जरूरत नहीं है। तभी युग बोला, अंडस्को, क्यों? अभी तो तूने कहा कि तुझे भी ऐसी बाइक लेनी है। अनिरुद्ध ने अपनी बात को बैलेंस करते हुए कहा, अंडस्को, वो मैं जब लूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे, वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था कितने की है। युग ने शिवाय को देखकर कहा, अंडस्को, मामा दिला दो ना एक बाइक, ये तो मना ही करेगा, हर चीज के लिए मना करता है, आपको ही थोड़ी जिद करनी पड़ेगी। शिवाय उन दोनों के पास आया और चेयर खींचकर बैठता हुआ बोला, अंडस्को, नहीं आजकल मना नहीं करता, मैंने इसे फ्लैट दिया और इसने बिना किसी ना नुकुर के उसे रख लिया और ये बात मुझे हजम नहीं हुई। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध को देखा तो उसे महसूस हुआ कि अनिरुद्ध बहुत ज्यादा चालाक नहीं है और ना ही झूठ बोलने में माहिर। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहकर शिवाय को चुप कराए। उसने अपनी नजरें जैसे तैसे शिवाय की तरफ घुमाई तो शिवाय ने आंख उठाकर फिर पूछा, अंडस्को, हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, बिना किसी ना नुकुर के फ्लैट कैसे ले लिया? अनिरुद्ध के पास जवाब नहीं था और तभी युग फट से बोला, अंडस्को, मामू फिर सोच क्या रहे हो, जैसे आपने फ्लैट दिया वैसे ही बाइक दे दो। अनिरुद्ध कुछ बोलता उससे पहले ही शिवाय बोला, अंडस्को, या तो मुझे रीजन बता दो या फिर अब जो मैं बाइक दूंगा उसे रख लो। अनिरुद्ध समझ गया था कि शिवाय अंकल मानने वाला नहीं है, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर कहा, अंडस्को, तो फिर आप मुझे बुलेट दिला दो। शिवाय ने सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, कोई और ले ले, मैं तुझे महंगी से महंगी बाइक दिला दूंगा या तू कहेगा तो गाड़ी भी। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, मुझे तो ब्रूम ब्रूम वाली बुलेट ही चाहिए। शिवाय और युग दोनों हैरान हो गए। अनिरुद्ध ने कसकर आंखें बंद कर ली और फिर उसने कहा, अंडस्को, वो पड़ोस में एक बच्ची है, उसे मैंने युग की बाइक पर बैठाया तो वो ऐसे ब्रूम ब्रूम करती है, बस इसीलिए मुंह से निकल गया। युग बोला, अंडस्को, और वो बच्ची कितनी बड़ी है? अनिरुद्ध युग को आंखें दिखा रहा था और तभी शिवाय ने हंसकर कहा, अंडस्को, अच्छा ठीक है, मैं तुझे बुलेट दिला देता हूँ। अगले ही पल शिवाय ने जेब में से फोन निकाला और किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा,
आज शाम तक एक बुलेट मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी होनी चाहिए। दूसरी तरफ कृष ने गाड़ी एक मॉल के बाहर रोकी और इरिटेट होकर हीर को देखकर बोला, माँ आपको मैं ही मिलता हूँ। हीर ने हल्का सा कृष के गाल पर मारा और फिर पीछे पलटकर मीरा को देखकर बोली, चलो मीरा उतरो, तुम्हारे लिए शॉपिंग करते हैं। मीरा ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और वो गाड़ी से उतर गई। हीर मीरा को लेकर शॉपिंग मॉल के अंदर चली गई। कृष ने भी इरिटेट होकर गाड़ी पार्किंग में लगाई और फिर उनके पीछे पीछे चला गया। हीर मीरा के लिए शॉपिंग कर रही थी। जब से पीहू की शादी हुई थी तब से हीर को एक खालीपन सा महसूस होता था, क्योंकि पीहू हमेशा हीर से चिपकी रहती थी। लेकिन जब से मीरा आई थी हीर का खालीपन भर गया था। जो वो पीहू के लिए करती थी अब वो मीरा के लिए करने लगी थी। वैसे भी मीरा और सरगम की कंडीशन किसी से छुपी हुई नहीं थी। हीर कहीं ना कहीं मीरा में खुद को देखती थी और इसीलिए उसका इतना ध्यान रखती थी और उसे इतना लाड प्यार करती थी। कभी कभी तो कृष को मीरा से जलन भी होने लगती थी। उसे लगता था कि जब से मीरा आई है हीर उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और ये सब सोचकर कृष के चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ ही जाती थी। हीर ने एक ड्रेस उठाए और उसे मीरा के लगाकर पूछा, कैसी लग रही है मीरा? मीरा बोली, बड़ी माँ रहने दीजिए ना, मेरे पास बहुत सारी ड्रेस है, आप मेरे लिए और क्यों खरीद रही है? हीर बोली, वो सब तो पुरानी हो गई, अब कल तुम्हारी कॉलेज में पार्टी है तो तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस तो चाहिए होगी ना। इतना कहकर उसने एक और ड्रेस उठाए और मीरा के लगाकर देखी और फाइनली हीर ने मीरा के लिए 4 ड्रेस सेलेक्ट कर ली। फिर उसने कृष की ओर देखा और कृष ने काउंटर पर पेमेंट कर दी। सेल्स गर्ल ने वो चारों पैकेट कृष की तरफ बढ़ा दिए और कृष ने भी मुंह बनाकर उन पैकेट को उठा लिया। हीर और मीरा आगे आगे चल रही थी और कृष उनका बॉडीगार्ड बनकर पीछे पीछे। लेकिन ये सब करके कृष खुश था। पर तभी उसकी नज़र मॉल के दूसरी तरफ गई, जहां बानी बैठी हुई थी। उसके साथ शायद कोई लड़का भी था। कृष को पहले तो लगा कि शायद उसकी नज़र का धोखा है, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा तो बानी सच में किसी लड़के के पास बैठी हुई थी। उस लड़के ने बानी के दोनों हाथों पर अपना हाथ रखा हुआ था और बानी उसे कोई बात समझाने की कोशिश कर रही थी। कृष वहीं खड़ा होकर उन्हें देखने लगा और तभी हीर ने आवाज लगाकर कहा, कृष वहीं खड़े रहोगे? कृष बोला, आया माँ। और फिर कृष तेज कदमों से मीरा और हीर के पीछे चला गया। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद तीनों ही मॉल के एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। कृष ने बैग साइड में रखा और बोला, मुझे भूख लगी है माँ, मुझे भूख लगी है, आपने मुझे सुबह से मजदूर बना कर रखा हुआ है। हीर हल्के गुस्से में बोली, ये 4 पैकेट उठाकर तू मजदूर बन गया। कृष हीर को देखकर बोला, पापा आपको कैसे झेलते हैं? हीर ने कृष को थप्पड़ दिखाते हुए कहा, मुझसे पीटेगा या अपने पापा से? कृष ने मुंह घुमाया और मीरा को देखा जो उन दोनों को देखकर हंस रही थी और फिर वो मीरा को देखकर छोटी आंखें करके बोला, ये छुटकी हंस क्या रही हो? मेरी माँ मुझे ऐसे ही डांटती है। हीर ने कृष के कमर पर हल्का सा मार कर कहा, बस अब मीरा से बातें मत कर, अब कुछ ऑर्डर कर ले। कृष ने वेटर को बुलाया और उसे दही के शोले, पिज्जा, मैकपफ का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर में वेटर ऑर्डर लेकर आ भी गया। उसने ऑर्डर टेबल पर रख दिया। तभी हीर का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन चेक किया तो वो हर्षवर्धन का कॉल था। हीर हर्षवर्धन से फोन पर बातें करने लगी और मीरा उन सब चीजों को देख रही थी। उसने वो सब सोशल मीडिया पर देखा तो था, लेकिन कभी खाया नहीं था। मीरा की फ्रेंड्स ने कई बार उसे अपने साथ बाहर ले जाने की इच्छा जाहिर की,
लेकिन कृष ने मीरा को स्ट्रिक्टली मना किया था कि वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाएगी और ना ही कहीं इधर उधर घूमेगी, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, और मीरा अपनी सादगी के चलते यही फॉलो करती थी। ऑर्डर को देखकर कृष ने अपने हाथों को रब किया और जल्दी से अपने प्लेट में दही के शोले रखकर छुरी कांटे से खाने लगा। भूख तो मीरा को भी लगी थी, लेकिन छुरी कांटे से खाना मीरा को नहीं आता था। मीरा ने हिम्मत करते हुए एक प्लेट अपनी तरफ खिसकाई, उसमें दही शोले रखे और उसे हाथों से तोड़कर खाने लगी। और तभी कृष ने मीरा का मजाक बनाते हुए कहा, अंडरस्को, ए छुटकी, इसे हाथ से नहीं खाते, छुरी कांटे से खाते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा। इतना कहकर कृष जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखकर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, माँ देखो, छुटकी दही के शोले हाथ से खा रही है। हीर ने रिएक्ट नहीं किया, वही कृष जोर से हंस रहा था और मीरा की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। और तभी अचानक मीरा बोली, अंडरस्को, नहीं, मुझे नहीं खाना। कृष ने हैरानी से मीरा को देखा तो मीरा सपना देख रही थी। कृष तो अपना खाना खाने में लगा हुआ था और हीर अब भी फोन पर हर्षवर्धन से बातें कर रही थी। कृष बोला, अंडरस्को, तुम्हें नहीं खाना, तुम भी तो सुबह नाश्ता करके ही आई थी, 3 बजे बजने वाले हैं, चलो थोड़ा सा खा लो। मीरा ने ना में गर्दन हिला दी। कृष ने पूछा, अंडरस्को, कुछ और ऑर्डर कर दूं? मीरा ने फिर से ना में ही गर्दन हिला दी। कृष ने दही के शोले मीरा की प्लेट में रखते हुए कहा, अंडरस्को, खा लो ना, चुपचाप क्यों नाटक कर रही हो? तुम भी दूसरी लड़कियों की तरह डाइट पर चली गई क्या? पहले से ही इतनी पतली हो और कितना पतला होना है। मीरा नम आंखों से कृष को देखने लगी। कृष सीरियस हो गया और उसने इस बार प्यार से पूछा, अंडरस्को, क्या हुआ, क्यों पप्पी सा फेस बनाकर मुझे देख रही हो? मीरा धीरे से बोली, अंडरस्को, मुझे छुरी कांटे से खाना नहीं आता। ये सुनकर कृष ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और मीरा को देखकर हैरानी से बोला, अंडरस्को, तुम हमारे घर में छुरी कांटे से खाना खाती हो? मीरा ने ना में गर्दन हिला दी। कृष अपना छुरी कांटा साइड में रखा और बोला, अंडरस्को, वो तो मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए छुरी कांटे से खा रहा था, तुम्हें दिखा रहा था कि मुझे छुरी कांटे से भी खाना आता है, वरना मैं तो हाथ से खाना खाता हूँ। इतना कहकर उसने थोड़ा सा दही का शोला तोड़ा, उसमें चटनी लगाई और मीरा की तरफ बढ़ा दिया। मीरा ने कृष के हाथ से खा लिया और आज से ही कृष ने 2-3 बाइट मीरा को खिलाकर कहा, अंडरस्को, अब अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर लो। मीरा भी फिर हाथ से ही खाने लगी और कृष ने भी छुरी काटा एक साइड में सरका दिया। हीर दोनों को देख रही थी। उसे वो पल याद आ गया जब वो पहली बार हर्षवर्धन के साथ मॉल घूमने आई थी। तब हर्षवर्धन ने भी हीर को ऐसे ही पिज्जा खिलाया था। वो सब याद करके हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे याद आ गया कि उस वक्त हीर ने हर्षवर्धन से किसका मतलब पूछा था। हीर को मुस्कुराता हुआ देखकर कृष बोला, अंडरस्को, क्या बात है माँ, बड़ी हंसी आ रही है। हीर बोली, अंडरस्को, कुछ नहीं ला, मुझे भी दिखा क्या खा रहा है। इतना कहकर वो भी कृष की प्लेट में से ही खाने लगी। तभी कृष का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन चेक किया और मुंह बनाकर हीर को देखकर बोला, अंडरस्को, माँ, अब मुझे जाना होगा, मैं ड्राइवर को फोन कर देता हूँ, वो आ जाएगा आपको लेने। हीर ने भी इस बार कुछ नहीं कहा और कृष को वहां से जाने के लिए कह दिया। कृष उठा, उसने एक बार छुटकी को देखा और बोला, अंडरस्को, छुटकी, खाना खाते हुए शर्माना नहीं चाहिए। पापा कहते हैं अन्न भाग्य से मिलता है और छुरी कांटे से तो मैं टशन मारने के लिए खा रहा था। इतना कहकर कृष ने अपना चश्मा उठाया, गाड़ी की चाबी उठाई और वहां से चला गया। कृष मॉल से बाहर आ रहा था तो उसकी नज़र उस तरफ गई जहां उसने बानी और उस लड़के को देखा था। वो दोनों अभी भी वहीं बैठे हुए थे।
उस लड़के ने अभी भी बानी के हाथों पर हाथ रखा हुआ था और बानी उसे बार बार कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। क्रिश खुद से ही बोला, अंडस्को, प्यार किसी और से कर रही है, शादी के लिए मेरे पीछे पड़ी है। क्रिश फिर मॉल से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया में आया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और वहां से जाने लगा। वो पूरी तरीके से मॉल की पार्किंग से बाहर भी नहीं गया था कि उसके सामने बानी आ गई। क्रिश ने हैरानी से बानी को देखा और गाड़ी से गर्दन निकाल कर कहा, अंडस्को, मरने का इरादा है तो भारत ने बहुत सारी रेल चला रखी है, किसी के भी सामने जाकर खड़ी हो जाओ, सेकंड से पहले मौत मिल जाएगी। बानी बिल्कुल फ्रेश मूड से बोली, अंडस्को, मरना तो है लेकिन तुम्हारे साथ शादी कब कर रहे हो मुझसे? बानी की बात सुनकर क्रिश को गुस्सा आ गया। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस्को, शक्ल देखी है अपनी, तुझसे शादी करूंगा। तुझसे शादी करने से अच्छा है मैं ही भारतीय रेल के सामने जाकर खड़ा हो जाऊं। बानी 5 कदम चलकर क्रिश के गाड़ी के पास आई और उसने क्रिश की गाड़ी का गेट खोलकर क्रिश की बाजू पकड़कर उसे बाहर खींचा और क्रिश भी हैरानी से बाहर आकर खड़ा हो गया। बानी ने क्रिश के कॉलर पकड़े और उसे अपनी तरफ हल्का सा खींचकर कहा, अंडस्को, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, समझे तुम? क्रिश ने भी अपने कॉलर छुड़ाए, लेकिन इस बार बहुत सीरियस होकर कहा, अंडस्को, तुम अंदर जिस लड़के के साथ बैठी थी उससे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। बानी के चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा लग रहा था उसकी कोई चोरी पकड़ी गई। बानी बात को संभालते हुए बोली, अंडस्को, मैं किसी के साथ नहीं बैठी थी, तुमने मुझे कहाँ देखा? क्रिश ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडस्को, उसी के साथ देखा जिसके साथ तुम बैठी थी, जो तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठा था और जिसे तुम कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। अगले ही पल क्रिश ने बानी के चेहरे को एक हाथ में पकड़ लिया और एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, अंडस्को, ये मत सोचना कि मैं पागल हूँ या मुझे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता। कृष्णा रघुवंशी नाम है मेरा, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। 469 मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। क्रिश ने बानी का चेहरा छोड़ा और बोला, अंडस्को, देखो बानी, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। बानी भी अपने दर्द को छुपाते हुए बोली, अंडस्को, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगी। क्रिश ने बानी की बाजू पकड़ी और उसे एक तरफ हटाया और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। उसके जाते ही बानी घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी और तभी पार्किंग में एक लड़का आया। उसने बानी को गले लगा लिया। बानी रोती रोती बोली, अंडस्को, बादल में मर रही हूँ, मैं क्या करूँ बादल, मैं उसे प्यार नहीं करती, तुम्हें प्यार करती हूँ, बादल प्लीज कुछ करो बादल। बादल ने बानी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अंडस्को, बानी मैं कह तो रहा हूँ, चलो भाग चलते हैं यहाँ से, तुम्हारे पापा को भी ले चलते हैं। बानी ने ना में ही गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, बादल मैं कहीं भी भाग कर चली जाऊं, वो हमें ढूंढ लेगा। बादल बानी को संभालता रहा और बानी रोती रही। करीब 1 घंटे बाद बादल ने अपनी गाड़ी बजाज हाउस के बाहर रोकी। बानी का उतरने का बिल्कुल मन नहीं था। वो चाहती थी कि बादल उसे लेकर कहीं चला जाए, लेकिन वो जानती थी कि वो अपनी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकती। बादल ने उसे कई बार अपने साथ भागने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी वो मना कर देती। बादल बोला, अंडस्को, बानी घर आ गया। बानी ने बादल को देखकर कहा, अंडस्को, बादल मैं हार गई तो मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, तब तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना, मेरे पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करना। बादल गुस्से में बोला, अंडस्को, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम तो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही, ना पुलिस में रिपोर्ट करने देती हो, ना अपने पापा से बात करने देती हो, खुद ही दर्द में जी रही हो, समझती क्यों नहीं?
मेरा दिल कहता है कि तुम कृष को सब कुछ सच बताओगी तो वो तुम्हारी मदद करेगा। बानी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं बादल, कृष को कुछ नहीं बता सकती, मुझे कुछ भी करके कृष से शादी करनी है, कुछ भी करके। इतना कहकर बानी रोते रोते गाड़ी से उतरी और उसने गाड़ी का गेट बंद किया और फिर भागते हुए अपने घर के अंदर चली गई। जैसे उसने अपने घर का गेट खोला, सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने उसके पापा बैठे हुए थे। वो थोड़ा सा आगे आए तो उसने देखा तो उसके पापा के सामने एक 48-50 साल का आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के हाथ में पिस्तौल थी। उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। उस आदमी ने नजर उठाकर बानी को देखा और बोला, अंडरस्को, आओ बानी बैठो, अपने पापा के साथ बैठो। बानी डरते डरते अपने पापा के साथ बैठ गई। मिस्टर बजाज ने अपनी बानी को कसकर गले लगा लिया। बानी ने उस आदमी को देखा और उसकी आंखों में पानी आ गया। वो आदमी बोला, अंडरस्को, तुम्हें मैंने 1 महीने पहले कहा था कि कुछ भी करके कृष से शादी कर लो, लेकिन अब तक तुम कृष को शादी के लिए मना भी नहीं पाए। अब बताओ क्या करना चाहिए, तुम्हें गोली मार दूं या तुम्हारे पापा को गोली मार दूं? बानी कुछ नहीं बोली, बस आदमी से डर रही थी। मिस्टर बजाज ने डरते डरते कहा, अंडरस्को, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोशिश की थी, यहाँ तक कि मैंने हर्षवर्धन से अपनी बेटी के रिश्ते की बात भी कर ली और उसने वादा भी किया है कि अगर कृष हाँ कहेगा तो वो अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से कर देगा। वो आदमी बोला, अंडरस्को, शादी हर्षवर्धन को नहीं करनी, उसकी शादी तो बहुत पहले हो चुकी है, शादी कृष को करनी है, इसलिए बाप को नहीं बेटे को मनाऊं, और अगर नहीं मना सकते तो बता दो, मैं दोनों में से किसे मारूं? क्योंकि मैं किसी एक को ही मारना चाहता हूं, ताकि दूसरे को तड़पता हुआ देख सकूं। बानी अपने डर को कंट्रोल करती हुई बोली, अंडरस्को, मैं कोशिश कर रही हूं, कृष को मनाने की कोशिश कर तो रही हूं। वो आदमी बानी को देखकर गुस्से में बोला, अंडरस्को, तुम्हारी कोशिश मैंने देखी, जिस हिसाब से तुम कृष को मनाने की कोशिश कर रही हो ना, वो पूरी जिंदगी नहीं मानेगा। वो रघुवंशी फैमिली है, उन्हें इनोसेंट लड़की चाहिए। तुम जो उसके सामने बोल्ड बनने की कोशिश कर रही हो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। जितना तुम कृष को प्यार से समझाओगी, वो समझ जाएगा, और जितना उसके सामने झूठ मूठ के नखरे दिखाओगी, एटीट्यूड दिखाओगी, उतना ही तुमसे दूर भागेगा। ना जाने क्यों बानी में कहीं से हिम्मत आ गई और वो गुस्से में बोली, अंडरस्को, आप ये सब मुझसे क्यों करवा रहे हैं? किसी और से भी तो करवा सकते हैं। वो आदमी बोला, अंडरस्को, क्योंकि कर्ज तुम्हारे बाप ने लिया था, किसी दूसरे आदमी ने नहीं। मिस्टर बजाज ने कहा, अंडरस्को, देखिए मिस्टर ओबरॉय, मैं आपका कर्जा चुका हूँ, आप जानबूझकर मुझे इसमें घसीट रहे हैं। वो कोई और नहीं अजय ओबरॉय था, अभय ओबरॉय का भाई, जिसने नित्या कपूर से शादी की थी। अजय बोला, अंडरस्को, अब घसीट लिया तो घसीट लिया, मुझे रघुवंशी फैमिली से अपने भाई की मौत का बादला लेना है और बादला में लेकर रहूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी को डोली में बिठाकर रघुवंशी मैंशन विदा करो और अपनी बेटी से कहो कि जितनी जल्दी वो मुझे रघुवंशी मैंशन के पेपर लाकर देगी, उतनी जल्दी वो इस अनचाहे से रिश्ते से आज़ाद हो सकती है। बानी गुस्से में बोली, अंडरस्को, मुझसे नहीं होगा, मैं कृष को बचपन से जानती हूँ, वो कभी मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करेगा, चाहे मैं उसके सामने कितनी भी इनोसेंट बन लूं। अजय ने अगले ही पल गुस्से में मिस्टर बजाज की बाजू पर गोली चला दी और ये देखकर बानी की चीख निकल गई। बानी अपने पापा को संभालते हुए बोली, अंडरस्को, ये क्या किया तुमने? तुम मेरे पापा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अजय ने एक बॉडीगार्ड को इशारा किया। उस बॉडीगार्ड ने बानी की बाजू को पकड़कर मिस्टर बजाज से दूर कर दिया और एक दूसरे बॉडीगार्ड ने मिस्टर बजाज को दूसरी तरफ खींच लिया।
अजय बोला, मिस्टर बजाज को मेरे बेसमेंट में बंद कर दो और वही किसी डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज करवा दो। इतना सुनते ही बॉडीगार्ड मिस्टर बजाज को बजाज हाउस से बाहर ले जाने लगे। बानी चिल्लाती रही, छोड़ दो मेरे पापा को, छोड़ दो मेरे पापा को, तुम सही नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन अजय के कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। बानी तब तक अपने पापा को देखते रही जब तक अजय के बॉडीगार्ड उसे लेकर नहीं चले गए। उसके जाते ही बानी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी, लेकिन अजय को इसका भी असर नहीं हुआ। अजय थोड़ा सा आगे आया, उसने बानी के बालों को पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर करके कहा, अब तुम इनोसेंट बन गई, एक दुखियारी अबला नारी। अब जब तुम्हारे बारे में रघुवंशी परिवार को पता चलेगा तो वो अपनी अच्छाई दिखाएंगे और तुम्हें अपने घर ले जाएंगे और ये तुम्हारे लिए सुनहरा मौका होगा। या तो तुम कृष से शादी करके आराम से उन पेपर को ढूंढने का टाइम ले लो, या फिर रघुवंशी परिवार में रहकर शादी से पहले पेपर ढूंढ लो। जितनी जल्दी तुम पेपर मेरे हाथ में दोगी उतनी जल्दी मैं तुम्हारे पापा को आज़ाद कर दूंगा। अब तुम्हारे हाथ में है अपने पापा की आज़ादी। इतना कहकर उसने बानी के बालों को छोड़ दिया और अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से चला गया। जाते जाते अजय ने अपने एक बॉडीगार्ड से कहा, इस लड़की पर नजर रखना, ऐसा ना हो जाकर हर्षवर्धन के सामने सब कुछ सच बता दे। बॉडीगार्ड ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वो सब वहां से चले गए, पीछे छोड़ गए बानी को रोता हुआ। दूसरी तरफ वर्किंग आवर्स खत्म होने के बाद अनिरुद्ध जब पार्किंग में आया तो उसने वहां एक नई बुलेट खड़ी हुई देखी। उस बुलेट को देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, शिवाय खड़ा था। शिवाय ने अपनी जेब में से बुलेट की चाबी निकालकर अनिरुद्ध को देते हुए कहा, सोच लो अनिरुद्ध, मैं इससे अच्छी बाइक दिला दूंगा, तुम गाड़ी कहोगे तो गाड़ी दिला दूंगा। अनिरुद्ध ने बाइक की चाबी ले ली और ना में गार्डन हिलाते हुए कहा, नहीं अंकल, आपने ये दिल दी, ये भी बहुत बड़ा एहसान है, वरना बहन बेटी के घर का कुछ नहीं लेते। शिवाय ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, क्या बात है, तुझे इतनी भारी भारी बातें बताता कौन है? अनिरुद्ध ने बाइक की चाबी बुलेट में लगाई और बोला, आर्या आंटी और कौन? शिवाय थोड़ा सा इरिटेट होता हुआ बोला, एक तो तुम पहले ही मुझसे कोई सामान नहीं लेते, ऊपर से ये छुई मुई मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काती रहती है, हद हो गई। फिर कहती है अनिरुद्ध ये नहीं लेता, अनिरुद्ध वो नहीं लेता। पहले तो उसके दिमाग में ये सब डाल दिया और फिर मेरे सामने मासूम भी बनती है। शिवाय को देखकर अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा नहीं है अंकल, वो तो किसी और को बता रही थी, बस मैंने सुन लिया। शिवाय ने कुछ नहीं कहा और अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रख दिया और थोड़ी देर में अनिरुद्ध अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। अनिरुद्ध खुश था कि आज वो अपनी बाइक पर तितली को घर लेकर जाएगा। वैसे भी ये सोच सोच कर कि तितली वहां कैसे रही होगी, उसे भी बेचैनी हो रही थी। जैसे ही वो रघुवंशी इंडस्ट्री से बाहर आया, वैसे ही उसकी बाइक की टक्कर सामने आ रही गाड़ी से हो गई और अनिरुद्ध बाइक से गिर पड़ा। गाड़ी में से अभिमान बाहर आया। अभिमान बाहर आकर अनिरुद्ध को सड़क पर पड़ा हुआ देख रहा था, लेकिन उसकी मदद करने की जहमत अभिमान ने नहीं उठाई, बल्कि अपनी जेब में हाथ डालकर अनिरुद्ध को देखता रहा। अनिरुद्ध को भी पता था कि अभिमान मर जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। अनिरुद्ध जैसे तैसे खुद ही उठ गया। फिर उसने अपनी बाइक को उठाया और स्टैंड पर लगाया और उसे चेक करने लगा कि कहीं से कोई कमी तो नहीं आ गई। और तभी अभिमान बोला, ऐसे क्या चेक कर रहा है? अगर खराब भी हो गई तो पापा और दिलवा देंगे, वैसे भी मेरे पापा को मुझसे ज्यादा तू अच्छा लगता है। अनिरुद्ध ने अभिमान को गुस्से में देखा,
लेकिन कुछ कहा नहीं और फिर अपनी बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करने लगा। अनिरुद्ध डे से ही वहां से जाने का हुआ। अभिमान बोला, अंडस्को, क्या बात है, जब से आराध्या की शादी मुझसे हुई है तू मुझे जवाब नहीं देना चाहता? अरे भूल जा कि मैं तेरा जीजा हूँ। चाहे तो मुझसे बहस कर सकता है, पर मुझसे बहस करने के लिए औकात भी तो चाहिए। अनिरुद्ध, जो कि बाइक लेकर अभिमान की गाड़ी के पास तक आ गया था, वो रुक गया और उसने पलटकर अभिमान को देखकर कहा, अंडस्को, अभिमान, बाप की कमाई पर उड़ना बंद करो। अगर आज अंकल तुम्हें घर से निकाल दे तो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अंकल अगर मुझसे अपना फ्लैट और ये बाइक ले ले, मैं तब भी अपने दम पर काम करके खा सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं खा कमा सकते, क्योंकि तुम्हें तो लग्जरी चीजों की आदत पड़ी हुई है ना। रही बात औकात की, तो औकात तो मेरी ही ज्यादा है। शिवाय अंकल ने मुझे ये बाइक दी जिसकी कीमत है, एक लग्जरी फ्लैट दिया उसकी भी कीमत है, लेकिन मैंने जो तुम्हें दिया है उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है। तुम चाहो भी तो उसकी कीमत नहीं लगा सकते, समझे? हाँ, वो बात अलग है कि अगर तुम्हारी कोई बहन होती है तो उसकी शादी मुझसे कर देते तो मैं मानता कि तुमने भी मुझे कोई कीमती चीज दी है, इसीलिए अपना मुंह बंद रखा करो। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, तो तुम भी हमारे रिश्ते का थोड़ा सा सम्मान कर लो। इतना कहकर अनिरुद्ध ने हेलमेट लगाया और वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने गुस्से में 2-3 बार अपनी गाड़ी के टायर पर पैर मारा। अभिमान को गुस्सा आ रहा था। अभिमान का नेचर भी अलग ही था, खुद ही छेड़ता था और जब सामने वाला उसे जवाब देता था तो खुद ही गुस्सा करता था। थोड़ी देर तक अभिमान ऐसे ही खड़ा रहा। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने को हुआ, वैसे ही उसके सामने शिवाय आता हुआ नजर आया। शिवाय को देखकर अभिमान को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे लगता था कि उसके पापा उससे ज्यादा अनिरुद्ध से प्यार करते हैं। शिवाय अभिमान के सामने आकर बोला, अंडस्को, ये क्या बदतमीजी है? अभिमान ने कहा, अंडस्को, कौन सी बदतमीजी? शिवाय बोला, अंडस्को, अनिरुद्ध गिर गया था, लेकिन तुमने उसे उठाने की कोशिश भी नहीं की। इंसानियत के नाते ही उसे अपना हाथ दे देते, तुम्हारा सहारा लेकर उठ जाता। अभिमान बोला, अंडस्को, मुझे किसी को कोई सहारा नहीं देना और मुझे एक बात समझ नहीं आती पापा, आप अनिरुद्ध के लिए इतना पजेसिव क्यों है? मैं आपका बेटा हूँ, वो नहीं। क्यों? मुझे बचपन से ऐसा लगता है कि आप मेरे हिस्से का प्यार उस अनिरुद्ध को दे रहे हैं। ऐसा क्या है अनिरुद्ध में जो मुझ में नहीं है, बताइए। क्या आप मुझे कहीं से उठा कर लाए हैं? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? और अगर नहीं हूँ तो बता दीजिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि सगे जैसा तो आप मेरे साथ व्यवहार करते ही नहीं। 470 250 ग्राम की तुम हो नहीं और मुझे बचा लोगी। शिवाय अभिमान की बात समझ रहा था। अभिमान बचपन से ही ऐसा था, उसे हमेशा अनिरुद्ध से इनसिक्योरिटी होती थी। शिवाय ने अभिमान के दोनों बाजू को पकड़कर कहा, अंडस्को, वक्त आने पर बता दूंगा कि अनिरुद्ध में ऐसा क्या है जो तुमने नहीं। यकीन मानो अभिमान, उस वक्त तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी। उस वक्त तुम्हें लगेगा कि क्यों तुमने उस लड़के के साथ ऐसा बिहेव किया, क्यों तुमने आराध्या को परेशान किया। अभिमान शिवाय की बातों को सीरियस नहीं ले रहा था। शिवाय ने अभिमान के गाल पर हाथ रखकर उसे हल्का सा थपथपाया और वहां से चला गया। अनिरुद्ध ने अपनी बाइक हॉस्पिटल के बाहर रोकी और तेज कदमों से हॉस्पिटल के अंदर चला गया। जैसे ही वो अवनीत के केबिन में पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अवनीत तो अपनी मेचेयर पर बैठा हुआ था और शिवांगी सोफे पर बैठकर रो रही थी। शिवांगी को इतना रोता हुआ देखकर अनिरुद्ध की दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वह जल्दी से शिवांगी के पास आया और उसने शिवांगी को गले लगाते हुए कहा, अंडस्को, ए तितली, रो क्यों रही हो? फिर उसने अवनीत की ओर देखा तो अवनीत तो बेबस सी आवाज में बोला, अंडस्को, अनिरुद्ध, ये लड़की तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सुबह से 4 बार रो चुकी है,
जैसे कोई छोटा बच्चा होता है न, और उसे पहली बार प्ले स्कूल छोड़कर आते हैं और फिर वो घर जाने के लिए रोता है, बिल्कुल वैसे ही रो रही थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखकर आंखों आंखों में पूछा, अंडरस्को, क्या जीजू सही कह रहे हैं? शिवांगी ने कुछ नहीं कहा, बस अनिरुद्ध के सीने में अपना सिर छुपा लिया। अनिरुद्ध ने अवनीत को देखा तो अवनीत बोला, अंडरस्को, आज तो कोई थेरेपी नहीं हुई, सारा दिन इसे चुप करने में चला गया, इसे मैं किसी के भरोसे भी नहीं छोड़ सकता, इसीलिए पूरा दिन इसी के पास था, इसे ले जाओ, कल लेकर आना। अनिरुद्ध ने शिवांगी की ओर देखा तो शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहती हो, अंडरस्को, वो कल नहीं आएगी। अनिरुद्ध को हंसी आ गई और उसने शिवांगी के आंसू पोंछते हुए कहा, अंडरस्को, तितली अगर नहीं आओगी तो मैं ब्रूम ब्रूम पर लेकर नहीं जाऊंगा, और तुम्हें पता है मैंने नई ब्रूम ब्रूम ली है। ये सुनकर शिवांगी और ज्यादा रोने लगी और शिवांगी को रोता हुआ देखकर अनिरुद्ध और अवनीत दोनों को ही हंसी आ गई। अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर बाहर आ गया। उसने अपनी नई बुलेट को दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, देखो तितली अंकल ने मुझे गिफ्ट दी है। शिवांगी ने बुलेट को हाथ लगाया तो फिर से खुश होकर इशारा करते हुए बोली, अंडरस्को, तितली अनिरुद्ध नई ब्रूम ब्रूम। अनिरुद्ध को हंसी आ गई और फिर वो तितली को लेकर वहां से चला गया। करीब आधे घंटे बाद अनिरुद्ध ने बाइक फ्लैट के पार्किंग एरिया में रोकी, फिर वो शिवांगी को लेकर फ्लैट के अंदर आ गया। अब जाकर शिवांगी के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई, वरना तो बिना अनिरुद्ध के वो अस्पताल में परेशान हो रही थी। अनिरुद्ध की दूसरी ड्यूटी शुरू हो गई थी। उसने शिवांगी को उसके कमरे में छोड़ा और बोला, अंडरस्को, तुम नहा लो, उसके बाद हम खाना खाएंगे। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाए और वॉशरूम में चली गई। अनिरुद्ध किचन में चला गया। उसने शिवांगी के लिए कुछ हेल्दी सा फूड बनाया। वो शिवांगी के लिए वही बनाता था जो अवनीत ने उसे चाट बनाकर दिया था। हालांकि अनिरुद्ध को वो खाना पसंद नहीं था, लेकिन अनिरुद्ध के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शिवांगी के लिए अलग खाना बनाए और अपने लिए अलग खाना बनाए। इसलिए जो कुछ शिवांगी के लिए बनाता था उस खाने को खुद खा लेता था। थोड़ी देर में शिवांगी बाथरूम से नहाकर बाहर आई। उसने एक बाथरोब पहना हुआ था। वो अपने कमरे में आई तो कपड़े ढूंढने लगी। फाइनली उसे एक नाइट सूट मिला, जिसे उसने जैसे तैसे पहन लिया। फिर वो किचन की तरफ चली गई। अनिरुद्ध ने शिवांगी को देखा तो पहले तो मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले ही पहले उसे समझ आया कि शिवांगी ने कपड़े उल्टे पहने हुए हैं। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, शिवांगी, ये तुमने उल्टे कपड़े पहने हैं। शिवांगी हैरानी से बोली, अंडरस्को, उल्टे। अनिरुद्ध को समझ आया कि शिवांगी उल्टे का मतलब नहीं समझती। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और शिवांगी की बाजू पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया और फिर उसके सामने उसका खाना परोसते हुए बोला, अंडरस्को, पहले इसे फिनिश करो, बाद में बताऊंगा। शिवांगी खाना देखकर थोड़ी सी खुश हो गई। उसने थोड़ा सा खाना खाया, लेकिन उसका टेस्ट उसे अच्छा नहीं लगा। वो मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, अनिरुद्ध गंदी। अनिरुद्ध को भी खाना गंदा ही लग रहा था, लेकिन क्या करता, पूरा दिन ऑफिस में काम, फिर शिवांगी की पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस, वो थक जाता था, इसीलिए जैसा भी खाना था वो खा लेता था। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को, गंदा नहीं है, अच्छा है, टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी। शिवांगी ने एक और बाइट लिया और फिर से आड़े टेढ़े मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को, अनिरुद्ध गंदी। अनिरुद्ध ने भी एक बाइट लिया और बोला, अंडरस्को, तितली, कह तो तुम सही रही हो, या तो इसका टेस्टी गंदा है या इसे बनाया मैंने गंदा है। छोड़ो, इसे नहीं खाते, कुछ और खाते हैं। इतना कहकर उसने अपनी और शिवांगी की प्लेट किचन में रखी और फिर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया। अगले 10 मिनट में पिज्ज़ा डिलीवर हो चुका था। अनिरुद्ध ने शिवांगी को अपने हाथ से पिज्ज़ा खिलाया तो शिवांगी को पिज्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा लगा।
शिवांगी मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को अनिरुद्ध यम्मी। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को तितली आज ही खिलाऊंगा, रोज रोज नहीं। जीजू ने ऐसा खाना खिलाने के लिए मना किया है और अगर मैं तुम्हें ऐसे ही फास्ट फूड खिलाता रहा तो तुम कभी ठीक नहीं होगी और फिर जब तुम्हारा ताव आएगा ना तो वो मुझ पर ही भड़केगा। वैसे तितली एक बात बताओ, अगर तुम्हारा ताव आया तो तुम मुझे बचा लोगी ना? शिवांगी को अनिरुद्ध की बात समझ ही नहीं आ रही थी, वो तो पिज्जा खाने में बिजी थी। अनिरुद्ध ने फिर पूछा, अंडरस्को तितली अगर तुम्हारा ताव आया तो तुम मुझे बचा तो लोगी ना? शिवांगी ने अनिरुद्ध को देखा और अपनी बाहें अनिरुद्ध के गले में लपेटकर उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अंडरस्को तितली अनिरुद्ध को बचा लेगी। अनिरुद्ध को हंसी आ गई, उसने भी अपनी बाहें तितली की कमर पर लपेट दी और फिर उसके माथे को चूमकर बोला, अंडरस्को 250 ग्राम की तुम हो नहीं और मुझे बचा लोगी। फिर उसने पिज्जा का स्लाइस शिवांगी की ओर बढ़ा दिया। पिज्जा खाने के बाद अनिरुद्ध ने शिवांगी को दवाई दी, लेकिन शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने जबरदस्ती टैबलेट शिवांगी के मुंह में रखी और उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, अंडरस्को तितली अगर तुम मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। शिवांगी को धीरे धीरे अनिरुद्ध की बात समझ आने लगी थी, इसलिए उसने बिना किसी नानुकुर के टैबलेट खा ली। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध और शिवांगी बालकनी में बैठे हुए थे और तभी अनिरुद्ध का ध्यान शिवांगी के कपड़ों पर गया। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को तितली तुमने उल्टे कपड़े पहने हैं। शिवांगी बोली, अंडरस्को उल्टे कपड़े। अनिरुद्ध कमरे में गया और वहां से अपनी एक शर्ट लेकर आया और उस शर्ट को बार बार सीधा उल्टा करके शिवांगी को दिखाने लगा ताकि उसे समझ आ जाए और थोड़ी देर में शिवांगी को समझ आ गया कि उसने वही बालकनी में अपने नाइट सूट के बटन खोलने शुरू कर दिए और ये देखकर अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। अनिरुद्ध ने जल्दी से शिवांगी का हाथ पकड़ा और बोला, अंडरस्को शिवांगी लड़कियां सबके सामने कपड़े चेंज नहीं करती। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आया। अनिरुद्ध अब बच्चा सा मुंह बनाकर शिवांगी को देख रहा था, लेकिन उसे ये समझ आ रहा था कि उसे तितली को ये बात जैसे तैसे करके बतानी है, नहीं तो शिवांगी किसी के सामने भी चेंज कर लेगी। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को शिवांगी मैं लड़का तुम लड़की। शिवांगी ने भी बिल्कुल अनिरुद्ध के जैसा किया, उसने भी एक हाथ अनिरुद्ध के सीने पर रखा और बोली, अंडरस्को लड़का, और फिर वही हाथ अपने सीने पर रख कर बोली, अंडरस्को लड़की। अनिरुद्ध ने हंसकर कहा, अंडरस्को बिल्कुल ठीक, जो लड़की होती है वो सबके सामने कपड़े नहीं बदलती, तुम ये बाथरूम में जाकर पहनो। शिवांगी को समझ आ गया और वो जल्दी से बाथरूम में चली गई और थोड़ी देर में अपना नाइट सूट सही से पहनकर बाहर आई। उसे देखकर अनिरुद्ध बोला, अंडरस्को गुड गर्ल। बहुत देर तक दोनों बालकनी में ही बैठे रहे। फिर अनिरुद्ध को नींद आने लगी। वो शिवांगी की ओर देखकर बोला, अंडरस्को चलो तितली अब सो जाते हैं। तितली अनिरुद्ध को देखकर बोली, अंडरस्को ब्रूम ब्रूम। अनिरुद्ध ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार कर कहा, अंडरस्को सुबह हॉस्पिटल जाऊंगा ना तुम्हें छोड़ने, ब्रूम ब्रूम पर जाऊंगा, चलो। शिवांगी मुंह बनाने लगी, लेकिन अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर बेडरूम में आ गया। फिर उसने शिवांगी को बेड पर लेटाया और उसकी आंखों पर हाथ रख कर कहा, अंडरस्को अब जल्दी सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। शिवांगी भी थोड़ी देर में सो गई। अनिरुद्ध शिवांगी के पास से उठा और तभी उसने महसूस किया कि शिवांगी ने नींद में कसकर उसका हाथ पकड़ा हुआ है। अनिरुद्ध बिना किसी हिचकिचाहट के शिवांगी के पास लेट गया और उसने शिवांगी के सिर को अपने हाथ के नीचे रख लिया और थोड़ी देर में वो भी नींद की आगोश में चला गया। दूसरी तरफ सब रघुवंशी मैंशन में डिनर कर रहे थे, लेकिन सरगम वहां नहीं थी। हीर ने मीरा से पूछा, अंडरस्को
सरगम अभी तक नहीं आई। मीरा ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं बड़ी माँ, मैंने फ़ोन किया था तो दी बोली कि अभी उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और तभी देव सीढ़ियों से होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। दृष्टि ने देव को देखकर कहा, अंडरस्को, महाराज जी पता भी है आपकी बीवी कहाँ है? देव डाइनिंग टेबल पर आया, उसने चेयर खींची और उस पर बैठता हुआ बोला, अंडरस्को, माँ वो अपने अनाथ आश्रम में है। मैसेज आया था उसका, 1-2 घंटे में आ जाएगी। पता नहीं वहाँ क्या करती है, ऐसे तो वहाँ कोई काम नहीं है जो उसे देर रात तक वहाँ रुकना पड़े। दृष्टि बोली, अंडरस्को, देव तुम भी काम करते हो, वो भी काम करती है। तुम पैसा कमाने के लिए काम करते हो और वो किसी की जिंदगी बनाने के लिए काम करती है। तुम्हारे काम में उसके काम में जमीन आसमान का फर्क है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी बीवी के काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए? देव अपनी माँ को देखकर बोला, अंडरस्को, माँ मैं उसके काम को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, लेकिन मैं भी थक जाता हूँ। दृष्टि बोली, अंडरस्को, सरगम सुबह तुमसे पहले उठती है, उसके बाद नाश्ता बनाने में मदद करती है, सबको नाश्ता परोसती है, तुम्हारा लंच पैक करती है और फिर अपने काम पर जाती है। वहाँ से वापस भी तुम्हारे बाद आती है और थक तुम जाते हो। तुम्हें नहीं लगता देव कि तुम्हें अपनी बीवी को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए? अब देव को हल्का सा गुस्सा आ गया। वो थोड़ा इरिटेट होकर बोला, अंडरस्को, माँ आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैंने सरगम से नहीं कहा कि वो अनाथ आश्रम जाए, वो खुद अपनी खुशी से जाती है, लेकिन आपने तो मुझे परेशान कर दिया। इससे आगे देव कुछ कहता, उससे पहले ही दिव्यांश कड़कती हुई आवाज में बोला, अंडरस्को, देव जिससे तुम बात कर रहे हो वो मेरी शिकंजी है, तो अपनी आवाज नीचे रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देव जानता था, अगर उसने अपनी माँ से थोड़ी भी ऊंची आवाज में बात की तो उसके पापा उस पर सबके सामने गुस्सा करेंगे। देव वापस से चुपचाप चेयर पर बैठ गया और बहुत धीरे से बोला, अंडरस्को, तो आप क्या चाहती हैं, मैं क्या करूं? दृष्टि बोली, अंडरस्को, अभी के अभी जाओ और अपनी बीवी को लेकर आओ और शाम को जब ऑफिस से घर आते हो तो अपनी बीवी को साथ लेकर आया करो, उसके काम की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जो वो काम करती है उसका पुण्य तुम्हें और तुम्हारी बीवी दोनों को बराबर मिलेगा, समझे? देव गुस्से में खड़ा हुआ, उसने चाबी उठाई और वहां से चला गया। उसके जाते ही युग हंसने लगा। युग को हंसता हुआ देखकर राजवीर बोला, अंडरस्को, तुम किस खुशी में हंस रहे हो? युग ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गर्दन झुकाकर खाना खाने लगा। राजवीर ने रूही को देखकर कहा, अंडरस्को, अपने बेटे को समझा लो, हर बात में दांत दिखाना ठीक नहीं है। रूही ने राजवीर को हाथ दिखाकर शांत रहने का इशारा किया और फिर भिंडी की सब्जी युग की थाली में परोस दी। युग मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को, माँ मैं इसे नहीं खाऊंगा। राजवीर ने आंखें दिखाई तो बेचारा चुपचाप भिंडी की सब्जी खाने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, अंडरस्को, माँ पापा को भी तो खिलाओ। रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि बाप बेटे में से कोई भी भिंडी नहीं खाता था। रूही ने जाकर राजवीर की थाली में भिंडी परोस दी। राजवीर ने हैरानी से रूही को देखा, जैसे कहना चाहता हो, अंडरस्को, तुम जानती हो मैं भिंडी नहीं खाता। और तभी युग बोला, अंडरस्को, बड़े पापा क्या भिंडी बस में खाऊंगा। हर्षवर्धन को समझते देर नहीं लगी कि युगवीर अपने हिसाब से अपनी हर बात का बदला लेता है। उसने राजवीर को देखकर कहा, अंडरस्को, अब जब तुमने बेटे की थाली में भिंडी पोरसवा दी तो अब तुम भी खाओ। राजवीर ने ना में गर्दन हिलाए और मन मारकर भिंडी खाने लगा। वही देव ने अपनी गाड़ी उस बंगले के बाहर रोकी जिस बंगले को सरगम ने अनाथ आश्रम में बदल दिया था। वो गाड़ी से उतरा और सीधा अनाथ आश्रम के अंदर चला गया। उसने देखा तो सरगम कुछ हिसाब किताब लगा रही है और उसके सामने बहुत सारा राशन रखा हुआ है।
शायद वो राशन का ही हिसाब लगा रही थी और हिसाब लगाते लगाते उसे वक्त का होश ही नहीं रहा।